हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और अब हम जो NCERT की बुक्स है जनरल आपके लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें अगला क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहां सॉल्व कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इस बुक से पढ़ने में आपको बिल्कुल सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ना है। और उसी क्रम में अब क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नई एंट्रीज आपके लिए करने को मिलेंगी। तो ये हमने प्रोफार्मा बना रखा है। यहां पर पहले में दिनांक, फिर विवरण, खाता प्रविष्टि संख्या, रकम और रकम के कॉलम है। ये ऊपर लिखा जाता है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स। आप कोई अगर व्यापारी का नाम दिया हुआ होगा तो वहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी यहां लिख सकते हो कि कोई व्यापारी का नाम दिया हुआ है, जैसे राम की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां, तो यहां लिख सकते हो राम की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां, ठीक है। तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऊपर आपने नाम डाला है या नहीं डाला। अगर उसमें पेपर में अगर नाम आए किसी व्यापारी का तो डाल देंगे इसी के आगे, और ना आए तो नहीं डालेंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व आप कर सकते हो। हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो यहां पर समझाता हूं मैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 एंट्रीज हैं और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। और ये वो एंट्रीज हैं जिनमें से 1-2 एंट्रीज 100% आपके लिए एग्जाम में जरूर मिलेगी। पहला है मई 5 फर्नीचर खरीदा 18,000, और ये जो वर्ष है 2020 है, ठीक है। पूरी NCERT बुक में 2020 आधार मान लिया है, तो हम भी डाल देते हैं 2020। और यहां पर मई 5 के लिए तो हम भी डालते हैं मई 5, ठीक है। देखिए 5 मई के लिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा 18,000। देखो फर्नीचर खरीदा, हमने आपके लिए 3 खाते बताए थे, तीनों को रूल्स बताए थे कि फर्नीचर हमारी क्या है, एक संपत्ति है। और फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों संपत्तियां हो गई, रुपए पैसे भी संपत्ति हो गई और फर्नीचर भी संपत्तियां हो गया। तो संपत्ति खाते का नियम होता है व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट। मैं एक बार और बता दूं, यहां पर लिख दूं। देखो पहला है हमारा कौन सा, व्यक्तिगत खाता, ठीक। इसका नियम होता है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। दूसरा होता है संपत्ति खाता, यह व्यक्तिगत खाता हो गया, यह संपत्ति खाता। व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट और व्यापार से जाने वाली के लिए करेंगे क्रेडिट। तीसरा होता है कौन सा, नाम मात्र का खाता। इसका जो नियम होता है नाम मात्र के खाते का, हानि और व्यय को डेबिट करेंगे, आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। इन्हीं रूल्स के बेस पे हमको जनरल सीखना है। पूरा जनरल हमें इन्हीं के बेस पे सीखना, मात्र इतने से रूल्स हैं ये। और प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, जनरल कैसे बनाते हैं ये सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छी रूलिंग हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए फर्नीचर खरीदा तो दोनों संपत्तियां हो गई। भाई फर्नीचर खरीदेंगे पैसा जाएगा, फर्नीचर आएगा, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट। जब फर्नीचर खरीद रहे हो तो आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो एंट्री होगी फर्नीचर खाता ऋणी यानी डेबिट, और इसके बदले क्या देना पड़ेगा, रोकड़। तो रोकड़ खाते का, यहां पर लिखेंगे नकद फर्नीचर खरीदा। आप जानते हो क्योंकि इस एंट्री में कुछ बताया ही नहीं कि नकद खरीदा या उधार खरीदा। उधार खरीदा होता तो किसी का नाम दिया हुआ होता और लिखा होता, ठीक है। तो इसलिए 18,000 रुपये यहां पर डाल दीजिए और 18,000 रुपये यहां पर डाल दीजिए, बात खत्म हो गई। अगली एंट्री देखिए, बिल्कुल इससे और आगे की है जो कंफ्यूजन आपका दूर करेगी। गोपाल से फर्नीचर खरीदा, नगद है या उधार है, उधार हो गया। क्यों उधार हो गया, क्योंकि गोपाल से फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदते तो गोपाल के नाम की जरूरत ही क्या थी, सीधे होता फर्नीचर खरीदा, जैसे कि पहली एंट्री है। इसी तरह से इनको आपको पहचानना है और लेखा करना है। अब 2 इसमें लोग हो रहे हैं, एक तो गोपाल और दूसरा कौन, फर्नीचर। दोहरा लेखा प्रणाली का हम यूज कर रहे हैं, ये समझना होगा, पकड़ना होगा किसे डेबिट करना किसे क्रेडिट करना। फर्नीचर खरीदा है तो जाहिर सी बात हमें क्या मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा।
तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, क्या? फर्नीचर खाता, फिर से ऋणी। और देखो व्यक्तिगत है, गोपाल व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते का नियम है देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे गोपाल का, यहां पर लिखेंगे उधार फर्नीचर खरीदा। अब आप सोचोगे इसमें कहीं पर भी ये लिखा ही नहीं है कि उधार है या नगद है। यही तो समझना है, यही पहचानना है। जब कहीं पर भी लिखा हो कि कोई वस्तु खरीदी और उसमें नाम दिया हुआ हो, नगद शब्द ना लिखा हो, तो उधार ही होता है वो। ठीक है, कितने का है? 26,000 का है। सो गाइस यहाँ पर हम 26,000 लिख देंगे इस तरह से, 26,000 और 26,000। अगली एंट्री है पुरानी मशीन बेची, नगद बेची, उधार बेची, किसी का नाम ही नहीं है तो नगदी बेची। जब मशीन बेचोगे तो क्या आएगा? पैसा। अभी फर्नीचर आ रहा था तो फर्नीचर खाता ऋणी किया था, अब पैसा आ रहा है तो यहां पर मई 17 डाल दें और यहां पर मई 18 है। पैसा आ रहा है तो पैसे को कहते हैं हिंदी में रोकड़ खाता ऋणी। जा क्या रहा है? मशीन जा रही। मशीन बेचोगे तो क्या जाएगी? मशीन चली जाएगी, यानी मशीनरी खाते का। यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे पुरानी मशीन बेची। ठीक है, लाइन खींच दीजिए। कितने की बेची? 7,000 की। यहां डाल दीजिए 7,000 और यहां डाल दीजिएगा कितने? 7,000। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। फर्नीचर आ रहा था तो फर्नीचर डेबिट, और कैश जा रहा था तो कैश यानी रोकड़ क्रेडिट हुई थी। ये देखो रोकड़ खाते का। अब मशीन जब बेची है, पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता ऋणी हो रहा है, और मशीन जा रही तो मशीन क्या? धनी साइड में हो रही। दूसरी वाली लाइन धनी की होती है, पहली वाली लाइन किसकी होती है? ऋणी की होती है। अगला है मई 20 के लिए सरकारी बॉन्ड्स खरीदे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जब ये आता है तो बच्चे गलत कराते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे मई कितनी? 20। ये डैश का मतलब सब मई का महीना है। हमने बॉन्ड्स खरीदे। बेटा किसी भी कंपनी के ऋण पत्र खरीदो, बॉन्ड्स खरीदो, शेयर खरीदो, कुछ भी अगर इस तरह के प्रपत्र खरीदे जाते हैं वो विनियोग कहलाता है। निजी प्रयोग के लिए कभी भी माल निकाला जाए वो आहरण कहलाता है। और कभी भी किसी कंपनी के अंश खरीदें, ऋण पत्र खरीदें, बॉन्ड्स खरीदें, कोई प्रतिभूति खरीदें, वो हमेशा क्या कहलाता है? विनियोग कहलाता है। विनियोग का मतलब है कि इतना पैसा हम अपना कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम जब विनियोग करेंगे, कहीं पर अपना पैसा लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बॉन्ड्स मिलेंगे, वो पैसा जाएगा और यहाँ पर एंट्री होगी विनियोग खाता। विनियोग हमारी संपत्ति होती है। विनियोग खाता डेबिट, और किसका? रोकड़ खाते का, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ेगा रोकड़ खाते का। यहाँ पर अब लिखोगे सरकारी बॉन्ड्स खरीदे। ठीक, नीचे लाइन खींच देंगे। कितने के खरीदे? 10,000 के, और यहां पर भी 10,000 के। इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। लास्ट में दोनों का क्या लगा देते हैं? टोटल लगा देते हैं। ठीक है, दोनों का टोटल मार के इसमें लिख देंगे, जो कि आएगा 61,000। यहां पर भी 61,000। अब आपको इसको अगर इंग्लिश में बनाना होता तो क्या बनता? फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में आ जाता बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। लाइन खींच दो, ये डेबिट लिखा हुआ, फर्नीचर यहां डेबिट हो रहा है तो फिर से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ओके, यहां पर बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बस इसी की अंग्रेजी बना देनी है। जो बच्चे इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते होंगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। रोकड़ खाता रेडी हो रहा है, बस कैश अकाउंट डेबिट, मशीन जा रही है टू मशीनरी अकाउंट, नरेशन में बीइंग
मशीनरी सोल्ड, इस तरह से आप लिख दोगे। विनियोग खाता डेबिट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और रो कट जाएगी टू कैश अकाउंट। नरेशन में इसके भी लिख देंगे, बीइंग बॉन्ड्स परचेज। तो देखा आपने, एक भी मिनट नहीं लगा इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। बस हमें रूलिंग पता हो, हमें प्रश्न पता हो कि कैसे सॉल्व होगा, फिर 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा लगा जरूर लिखिएगा, कितना समझ में आया ये भी जरूर बताइएगा, और होमवर्क भी इसके साथ साथ में करते चलिएगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।